सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू दिस अमेजिंग यूट्यूब चैनल रूही ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों, कल हम लोगों ने जो वीडियो देखा था वो था केमिस्ट्री का प्री बोर्ड का क्वेश्चन जो कि क्लास 12 का था, एंड क्लास 10th के लिए इंग्लिश का प्री बोर्ड का जो मॉडल पेपर था उसको मैंने शॉर्ट वीडियो पे अपलोड कर दिया है। तो आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे कक्षा 12 का सामान्य हिंदी का जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे प्री बोर्ड के सारे हुए हैं उन सारे के आंसर आज मैं इस वीडियो में कराने वाली हूँ। और यहाँ पे इस पेपर का जो कोड है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो किसी भी बच्चे के स्कूल में ये कोड का पेपर हुआ है, तो अगर आप उनका सोल्यूशन देखना चाहते हैं या फिर उसको सॉल्व करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आज आपको एक एक क्वेश्चन के सारे आंसर बताए जाएंगे। तो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, पेपर स्टार्ट करने से पहले पेपर के ऊपर कुछ लिखा रहता है। जैसे इसमें समय निर्धारित किया गया है 3 घंटे 15 मिनट के लिए, और जिनमें से आपको 15 मिनट पढ़ने के लिए दिया जाता है। शेष 3 घंटे जो आपको बचते हैं उनमें आपको अपने सारे प्रश्न पत्र को लिखना रहता है। यहाँ पे उसके बाद निर्देश दिया गया है संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड का तथा खंड खा में विभाजित है। तो ये पूरा प्रश्न पत्र, इसमें जितना आप लोगों को प्रश्न दिया गया है पूर्णांक 100 नंबर का ये आपका पेपर है। जैसे कि आप सबको पता है जो साइंस के पेपर होते हैं जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, वो आपके 70 नंबर के रहते हैं क्योंकि उसमें 30 नंबर का आप लोगों का प्रैक्टिकल होता है। लेकिन हिंदी में ऐसा कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होता है, तो ये पूरा आपको पेपर 100 नंबर का ही मिलता है कक्षा 12 के लिए। आफ्टर दैट यहाँ पे बोला गया है 2 खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो बच्चों, अंदर जितने भी प्रश्न हैं सबके प्रश्न आपको उत्तर देने के लिए अनिवार्य है, लेकिन जिस प्रश्न में आपको अथवा दिया रहेगा उनमें केवल आपको एक ही प्रश्न करना रहता है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना सारे क्वेश्चन के आंसर करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है खंड का के बारे में। तो खंड का में जितने भी प्रश्न हम हैं अभी उसको सॉल्व करेंगे। तो इनमें सबसे पहला प्रश्न जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट का जो का वाला प्रश्न है वो है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको स्क्रीन पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया। तो आपको बताना है कि सरस्वती पत्रिका का संपादन प्रारंभ होना कब स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पे कुछ वर्ष दिए गए हैं, इसमें अलग अलग सन दिया गया, जैसे सन 1903 में, सन 1905 में, सन 1907 में, सन 1910 में। तो बच्चों, ये वाला जो प्रश्न है इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका आंसर नंबर फर्स्ट, सन 1903 में। तो इसमें अब हम लोग देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। जो आपका दूसरा प्रश्न है वो है कल्प वृक्ष के लेखक हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का वासुदेव शरण अग्रवाल। तो यहाँ पे भी आपको सॉल्व करने के लिए 4 ऑप्शन दिए गए थे, एंड चारों में से जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वासुदेव शरण अग्रवाल, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। एंड आई होप आप लोगों ने इसको अपने एग्जाम में सही करके आया भी होगा। आफ्टर दैट यहाँ पे आपका जो तीसरा प्रश्न है वो है गोदान किस विधा की रचना है। तो यहाँ पे पूछा गया है और आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनको सॉल्व करने के लिए। तो विधा में आपको ऑप्शन दिया गया कि नाटक विधा की है, या फिर कहानी विधा का है, या फिर उपन्यास का, या फिर रेखा चित्र का है। तो बच्चों, यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, उपन्यास। तो जो गोदान है वो उपन्यास विधा की रचना होती है। आफ्टर दैट यहाँ पे खंड का जो यहाँ पे पहले प्रश्न का जो चौथा वाला प्रश्न है वो है विद्यानिवास मिश्र निबंधकार हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है विद्यानिवास मिश्र निबंधकार हैं। अब पूछा जा रहा है यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, ललित निबंधकार, दूसरा है विचार प्रधान निबंधकार, और तीसरा है ऐतिहासिक निबंधकार, चौथा है मनोवैज्ञानिक निबंधकार। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एंड उन्हीं में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। तो बच्चों, यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ललित निबंधकार। तो इसका ये करेक्ट आंसर है। आफ्टर डेट यहाँ पे हम लोगों को सॉल्व करना है। इसका 5वां प्रश्न दिया गया है, जयशंकर प्रसाद के नाटकों में प्रधानता है। तो इसमें पूछा गया जयशंकर प्रसाद के जो भी नाटक थे उसमें कौन सी प्रधानता थी। सबसे पहला ऑप्शन है ऐतिहासिकता की, मनोविज्ञान की, ये आपका दूसरा ऑप्शन है। आफ्टर दैट ये आपका तीसरा ऑप्शन है जासूसी की, और चौथा ऑप्शन है तिलस्मी की। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बाकी क्वेश्चन की तरह 4 ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर बताना था। तो इसका आपका सही उत्तर है
ऐतिहासिकता की। तो यहाँ पे आपका खंड का जो पहला प्रश्न था और इनमें जितने पहले प्रश्न में जितने आपके सारे क्वेश्चंस थे वो सारे के आंसर मैंने करा दिया है। अब हमारा यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न है वो स्टार्ट होता है। तो बच्चों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो बच्चों यहाँ पे अब आप देख सकते हैं, यहाँ पे दूसरे प्रश्न का जो पहला प्रश्न है का उसमें पूछा गया है पृथ्वीराज रासो पुस्तक के रचनाकार हैं। तो यहाँ पे एक पुस्तक का नाम दिया गया और पूछा जा रहा है इसके रचनाकार कौन है, मतलब इसको कौन लिखा है। तो पहला ऑप्शन है आपका चंदवरदाई, दूसरा है जगनिक और तीसरा है विद्यापति और चौथा आपका ऑप्शन है अमीर खुसरो। तो इसमें आपको बताना है कि इनमें से आपका करेक्ट आंसर कौन सा है। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर होगा और जो आप लोगों ने अपने एग्जाम में किया भी होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट चंदवरदाई। आफ्टर डेट यहाँ पे जो आपका दूसरा प्रश्न है उसमें पूछा गया है कबीर दास किस भक्ति काव्य धारा के कवि हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है ज्ञानश्री काव्य धारा के, दूसरा ऑप्शन है प्रेमाश्रय काव्य धारा के, तीसरा ऑप्शन है राम भक्ति काव्य धारा के और चौथा ऑप्शन है कृष्ण भक्ति काव्य धारा के। तो इनमें से आपको सही आंसर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ज्ञानश्रेय काव्य धारा का। नाउ आई होप आप लोगों ने ये सारे आंसर करेक्ट करके आए होंगे और ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। आफ्टर दैट हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा अगला प्रश्न। आफ्टर दैट बच्चों जो हमारे अगला प्रश्न है वो है कामायनी रचना है। तो इस रचना से आपको पूछा गया है कि इसमें युग दे दिया गया है कि कौन से युग की ये रचना है। तो कामायनी आपसे पूछा जा रहा है छायावादी काल की है या प्रगतिवाद काल की है या फिर प्रयोगवाद काल की है या फिर आपकी ये नकेनवाद काल की है। तो बाकी क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन का भी जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट छायावाद काल का। आफ्टर डेट यहाँ पे जो आपका चौथा बहुविकल्पीय प्रश्न है वो है चांद का मुंह टेढ़ा रचना है। तो ये आपको कुछ दिया गया है जिसमें पूछा गया है, टाइटल दिया गया इसमें पूछा गया ये रचना किसके द्वारा रची गई है और इसमें कुछ राइटर के नाम यहाँ पे दे दिया गया है, रचनाकार के नाम दे दिए गए हैं। तो यहाँ पे पहला रचनाकार का नाम है मुक्ति बोध की रचना है, दूसरा अज्ञेय की, तीसरा है केदारनाथ अग्रवाल की और चौथा है आपका नागा अर्जुन की। तो इन्हीं 4 में से जो आपका फिर से आपका ऑप्शन है करेक्ट वो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट मुक्ति बोध की। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। आफ्टर दैट यहाँ पे हमारा जो 5वां प्रश्न और लास्ट प्रश्न है दूसरे का वो है हिंदी साहित्य के किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी आप स्क्रीन पे 4 ऑप्शन देख सकते हैं जिनमें आपका पहला ऑप्शन है आदिकाल को, दूसरा ऑप्शन है भक्ति काल को, तीसरा ऑप्शन है रीतिकाल को और चौथा ऑप्शन है आधुनिक काल को। ये तो डैम श्योर है बच्चों कि यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आधुनिक काल को तो नहीं होगा। तो ये 3 ऑप्शन बचता है जिनमें से एक करेक्ट ऑप्शन होगा। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रीतिकाल को। तो यहाँ पे इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आफ्टर डेट यहाँ पे हम नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न है उसमें पूछा गया है दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने जितने भी प्रश्न किए वो सारे 1 नंबर के थे, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे प्रश्न जो भी यहाँ पे पूछा गया है वो 10 नंबर का है जिसमें 5 प्रश्न है और सारे प्रश्न यहाँ पे 2-2 नंबर के दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पूरा गद्यांश पढ़ना पड़ेगा। तो बच्चों एक बार हम लोग इस गद्यांश को पढ़ लेते हैं जिसमें दिया गया है धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती हैं, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी को गर्भ में पोषण मिला है। तो बच्चों ये सारा जितना बड़ा ये गद्यांश है आप वीडियो को पॉज करके इसको कर लीजिएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे इसको अब देखते हैं, नीचे कुछ प्रश्न दिया गया है जो कि हमें इनको सॉल्व करने पड़ेंगे, जिनमें सबसे पहला प्रश्न है पाठ के शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो ये जो गद्यांश आप लोगों को दिया गया है ये पैराग्राफ पूछा जा रहा है कि ये कौन से चैप्टर का है और उस चैप्टर का नाम क्या था। तो यहाँ पे चैप्टर कौन लिखा है, लेखक के नाम भी बताना है और चैप्टर का नेम भी बताना है। तो मैं आपको बता दूं जो पाठ का शीर्षक था वो है
राष्ट्र का स्वरूप। आई होप आप लोगों को याद भी होगा। एंड ये पैराग्राफ जो दिया गया है उस चैप्टर के जो राइटर हैं, जो लेखक हैं, उनका नाम था वासुदेव शरण अग्रवाल। तो ये आपका इस पैराग्राफ का पहला आंसर था। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया, दूसरा प्रश्न पूछा गया है, धरती माता की कोख में क्या भरा पड़ा है। तो बच्चों यहाँ पे आप लोग पहली लाइन में इसका आंसर देख सकते हैं पैराग्राफ के, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हुई हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती हैं। तो यहाँ पे आपका है अमूल्य निधियां भरी हुई हैं। आफ्टर डेट यहाँ पे तीसरा प्रश्न है, धरती को वसुंधरा क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पे अमूल्य निधियां भरी होने के कारण धरती को वसुंधरा कहते हैं। तो ये आंसर भी आपके इस पैराग्राफ के पहली लाइन में ही है। इसके बाद पूछा गया है, किसने पृथ्वी की देह को सजाया है। तो बच्चों जब आप ये पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये पैराग्राफ मैं पहले से पढ़ी हूँ और इसका आंसर भी पहले से ही ढूंढ ली हूँ। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आप दूसरी लाइन में देख सकते हैं, दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। तो बच्चों ये लाइन आप देख सकते हो जहां पे इसका करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। ऐसे ही जितने भी पैराग्राफ आपके एग्जाम में आएंगे, जितने भी गद्यांश या फिर पद्यांश आते हैं, तो वहां पे आपको पहले ये पूरी लाइन जो भी रहती है उनको पढ़ना पड़ता है और उन्हीं में आंसर आपका छिपा रहता है। आफ्टर डेट यहाँ पे इस प्रश्न का जो आखिरी प्रश्न है वो है, रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे आपकी इस पैराग्राफ के आखिरी लाइन में, पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। तो एक लाइन दिया गया है और इसके नीचे रेखांकित किया गया और पूछा जा रहा है कि इसको व्याख्या करके अच्छे से विस्तार में आपको बताना। ये तो एक लाइन है, लेकिन आपको व्याख्या करना है तो कम से कम आपको इसको 3-4 लाइन में लिखना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि आपका इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। तो यहाँ पे है, रेखांकित पंक्ति का आशय है कि पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले साधारण पत्थर भी कुशल कारीगरों द्वारा तराशे जाने पर अत्यंत सुंदर और मूल्यवान बन जाते हैं, जो कला और सुंदर के प्रतीक होते हैं। तो बच्चों ये जो एक लाइन है, तो इसका मतलब यही होता है, जिसकी व्याख्या मैंने अच्छे से करके बता दिया है। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो था बहुत ही आसान था, लेकिन जिन बच्चों के लिए बहुत ही कठिन था, जिनको नहीं समझ में आया, उनके लिए यहाँ पे अथवा में करके दूसरा प्रश्न भी दिया गया है। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, नीचे दूसरा पैराग्राफ दिया गया है और वहां पे दूसरे सारे प्रश्न पूछे गए हैं उस गद्यांश से रिलेटेड। तो बच्चों अगर उसमें आपको उस लेखक का नाम ना पता रहा हो या उस पता ना रहा हो कि वो कौन से चैप्टर का है, तो आप वो गद्यांश को छोड़ सकते थे और नीचे वाले गद्यांश को अपने प्री बोर्ड के एग्जामिनेशन में कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग दोनों गद्यांश देखेंगे और उनके आंसर भी देखेंगे। तो बच्चों सबसे पहले आपको ये गद्यांश सारे पढ़ लेने हैं, क्योंकि अगर आप इनको नहीं पढ़ेंगे तो आपको नीचे का ऑप्शन जितने सारे दिए गए हैं क्वेश्चन के, आप उनको नहीं कर पाएंगे। तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको ये सारे गद्यांश पूरा अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। तो बच्चों अब हम लोग पहला प्रश्न देखेंगे इसका और सारा आंसर करेंगे। तो बच्चों अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया और अभी तक कंटिन्यू यहाँ तक देख चुके हैं वीडियो और आगे भी देखने वाले हैं, तो सबसे पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और जो भी बच्चा आप लोगों की क्लास में आपके साथ पढ़ते हैं या फिर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो जो चाहते हैं कि आप लोग की उनके भी सारे डाउट क्लियर हो जाए और उनको ये सारे वीडियो में जितने भी आपको क्वेश्चन दिए गए थे, जो भी आपका प्री बोर्ड में क्वेश्चन हुआ था, वो सारे आंसर उनको भी पता चल जाए, तो उनके साथ जरूर शेयर करिए ताकि वो लोग भी इसके जितने भी क्वेश्चन है उन सब के आंसर अच्छे से याद कर सके और अपना यूपी बोर्ड का जो भी आपका एग्जाम होने वाला है उसकी तैयारी अच्छे से कर सके। तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक के नाम लिखिए। तो बच्चों जैसे अभी हम लोगों ने इसके पहले वाला गद्यांश देखा था कि वहाँ पे भी आपसे पूछा गया था कि वो कौन से चैप्टर का है और उसको कौन से लेखक ने लिखा था, तो उसी तरह सेम इसमें भी पूछा जा रहा है कि इसके गद्यांश में जो भी ये गद्यांश आप लोगों को दिया गया है उसके पाठ का नाम पूछा गया और लेखक का नाम। तो मैं आपको बता दूं कि उपयुक्त गद्यांश के जो पाठ है वो है आप लोगों का यहाँ पे भाषा के
रंग। और बच्चों यहाँ पे जो लेखक का नाम है, मतलब कि ये जो गद्यांश दिया गया है, तो यहाँ पे इस गद्यांश को कौन लिखा था? लेखक का नाम है डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो ये लेखक का नाम है। अब यहाँ पे बोला गया है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो बच्चों पैराग्राफ में आप देख सकते हैं कि जहाँ पर भी अंडरलाइन हुआ है, रेखा की गई है, तो उसको आपको विस्तार में अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना है। तो इसमें जो अंडरलाइन हुआ है वो है विदेशी भाषाओं से सीधे अविकृत ढंग से उधार लिए गए शब्द भले ही काम चलाऊ माध्यम से प्रयुक्त हों, साहित्यिक दायरे में कदापि ग्रहणीय नहीं है। इसको आपको विस्तार में बताना चाहता है कि लेखक आपको क्या समझाना चाहता है और क्या कहना चाहता था उस गद्यांश में। तो इसको आपको व्याख्या में अगर आप इसका अच्छे से करेंगे तो आप इसको अपने एग्जाम में, या फिर आई होप कि अपने प्री बोर्ड के एग्जाम में ऐसा ही लिखा होगा, जैसे कि रेखांकित अंश का अर्थ है कि विदेशी भाषाओं से लिए गए शब्दों को साहित्यिक भाषा में तभी स्वीकार किया जाना चाहिए जब वे भाषा की शुद्धता और मूल प्रकृति के अनुरूप हों। तो ये सारे अच्छे से आप उसमें विस्तार से लिख सकते हैं। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं, या फिर आप इसमें लिख सकते हैं कि गद्यांश में रेखांकित अंश ये शब्द अर्थात उन विदेशी भाषाओं से सीधे अविकृत ढंग से उधार लिए गए शब्द भले ही काम चलाऊ माध्यम से प्रयुक्त हो, साहित्यिक दायरे में कदापि ग्रहणीय नहीं है। ओके। और बताया गया है कि विदेशी शब्दों को दैनिक व्यवहार में उपयोग किया जा सकता है, लेकिन साहित्यिक कार्यों में उनके भाषा की मूल प्रकृति के अनुसार ढालकर ही प्रयोग करना उचित है। तो ये सारे, अगर आप वीडियो को स्लो करके या फिर अच्छे से मेरी जो मैं बोल रही हूँ, अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो आप वीडियो की स्पीड स्लो कर सकते हैं, और जो भी मैं बोल रही हूँ उसको आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न है वो है शब्द क्या है, भाषा के लिए उसका क्या महत्व है। तो बच्चों यहाँ से आपको पूछा गया है शब्द क्या है, भाषा के लिए उसका क्या महत्व है। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों इसी गद्यांश में आपको मिलेगा। पहली लाइन में ही आपको दिख रहा है भाषा की साधारण इकाई शब्द होती है। मतलब शब्द क्या है, भाषा की जो साधारण इकाई होती है उसी को हम लोग शब्द कहते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया भाषा के लिए उसका क्या महत्व है। तो ये बच्चों यहाँ पे इसी के आगे वाला जो भाग है वही है, यदि भाषा में विकासनशीलता शुरू होती है तो शब्दों का स्तर पर ही है। तो ये हो जाएगा भाषा के लिए इसका महत्व, जिससे इसका महत्व स्पष्ट होता है। यहाँ पे आप आगे लिख सकते हैं यदि भाषा में विकासनशीलता शुरू होती है तो शब्दों के स्तर पर ही, और यहाँ पे आगे आप अपने आप से बना के लिख सकते हैं जिससे इसका महत्व स्पष्ट होता है। इसके बाद यहाँ पे जो आपका तीसरा प्रश्न है, नवीन तथा अनायास शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि नवीन का विलोम शब्द, मतलब इसका अपोजिट जो उल्टा शब्द होगा उसको बताना है, और अनायास के उल्टा वर्ड। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले किस लाइन में आया है। जैसे इसमें पूछा गया है दैनंदिन सामाजिक व्यवहारों में हम कई ऐसे नवीन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे नवीन वर्ड आया है, तो इसको सेंस आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ किस लिए नवीन आया है। तो यहाँ पे नवीन का मतलब होता है ऐसे नए शब्दों का इस्तेमाल शुरू करते हैं। तो नए का जो होता है वो पुराना, या फिर नवीन का पूछा गया तो हम लोग यहाँ पे इसका प्राचीन या पुरातन लिख सकते हैं। उसके बाद इसमें पूछा गया है अनायास का विलोम शब्द। तो यहाँ पे है अनायास का विलोम शब्द हो जाएगा सायास। ओके। अब यहाँ पे बच्चों आपसे जो इस गद्यांश का लास्ट प्रश्न है वो है दुरूह तथा अविकृत शब्दों के अर्थ लिखिए। तो इनका मतलब आपको बताना है। तो दुरूह का जो अर्थ होता है वो कठिन या मुश्किल होता है, और अविकृत का अर्थ है बिना किसी परिवर्तन के, मतलब कि ज्यों या ज्यों का त्यों, तुरंत ही। तो इसका सारा आंसर मैंने आप लोगों को बता दिया है। आई होप आप लोगों को ये सारी समझ में आ गए होंगे, और साथ ही साथ आप इसका नोट्स भी बनाते चल रहे होंगे ताकि इसको आप बाद में अच्छे से और याद भी कर सकें। तो हो सके तो आप इसको, जो बच्चों का पेपर हो गया है उनके पास ये मॉडल पेपर होगा, और जिन बच्चों का पेपर नहीं हुआ है और होने वाला है तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना है, जिसके लिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और चाहे तो आप इसका वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब बच्चों हमारा तीसरा प्रश्न कंप्लीट हो गया है। हमारा है अब चौथा प्रश्न, जिसमें बोला गया है दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों जो आपसे गद्यांश में पूछा गया था वो भी 10 नंबर का था, और जो आपसे पद्यांश में पूछा जा रहा है ये भी 10 नंबर का है। और बच्चों यहाँ पर नंबर भी डिस्ट्रीब्यूट है, जिनमें आपको
यहाँ पे पूछा गया है कि यहाँ पे आपके सारे 5 प्रश्न हैं और सारे प्रश्न आपके 2-2 नंबर के हैं। तो ये सारे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। आप एक आंसर करेक्ट करेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा। इसी तरह आज आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं और जब आप 5 प्रश्न पूरा सही कर लेंगे तब आपको यहाँ पे पूरा 10 नंबर मिल जाएगा। अब यहाँ पे कुछ पद्यांश दिया गया है, जैसे कि नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। तो यहाँ पे 4 लाइन दिया गया है जो आपके पद्यांश से है और यहाँ पे आपसे पूछा गया है इस प्रश्न का, यहाँ पे जो आपका इस पद्यांश का पहला प्रश्न है वो है पाठ के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि ये जो पद्यांश आपको दिया गया है उसमें ये जो राइटर द्वारा लिखा गया या पोएट द्वारा लिखा गया है, पूछा जा रहा है कि कौन से कवि के द्वारा ये पूरा पद्यांश लिखा गया है। तो आपको इसका आंसर बताना है और अगर आप इसका आंसर सही कर लेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो बाकी क्वेश्चंस की तरह मैं इसका भी करेक्ट आंसर आपको बता देती हूँ कि पाठ का शीर्षक श्रद्धा मनु या कामायनी महाकाव्य का श्रद्धा सर्ग, ये आप लिख सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं पाठ के जो शीर्षक है वो श्रद्धा मनु है और कवि का नाम यहाँ पे जयशंकर प्रसाद है। तो कवि यहाँ पे जो मतलब इन्होंने लिखा था वो है जयशंकर प्रसाद। उसके बाद है कविता में किसके रूप का वर्णन किया गया है। तो आप इसको फिर से पढ़ सकते हैं। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है इस कविता में किसके रूप का वर्णन हुआ था। तो इस कविता में बच्चों श्रद्धा के रूप का वर्णन हुआ था। अभी यहाँ पे आपसे जो पूछा जा रहा है वो है आपका तीसरा प्रश्न, जिसमें पूछा जा रहा है बिजली के फूल से क्या तात्पर्य है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तीसरी लाइन में बोला गया है खिला हो ज्यों बिजली का फूल। तो इस बिजली का फूल वर्ड जो यहाँ पे एक वर्ड आया है तो इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे बिजली के फूल से तात्पर्य है कि श्रद्धा का रूप अत्यंत चमकदार और आकर्षक है, जो नीले वस्त्रों के बीच गुलाबी आभा के रूप में दिखाई दे रहा है। तो बच्चों यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि बिजली के फूल से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पे मैंने बताया कि बिजली के फूल से तात्पर्य है कि श्रद्धा का रूप अत्यंत चमकदार और आकर्षक है, जो नीले वस्त्रों के बीच गुलाबी आभा के रूप में दिखाई दे रहा है। आफ्टर डेट आगे यहाँ पे पूछा जा रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो उसके ऊपर वाला है नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग। तो यहाँ पे आपको अब बच्चों बताना है इस रेखांकित जो भी है रेखांकित पद्यांश की व्याख्या के बारे में अच्छे से बताना है। तो बच्चों यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए यहाँ पे जो व्याख्या है, सबसे पहले इसका संदर्भ हम लोग देख लेते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां जयशंकर द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी के श्रद्धा सर्ग से ली गई है। ये तो हो गया इसका संदर्भ। अब इसकी व्याख्या अगर हमें करनी रहे तो हम लिख सकते हैं कि कवि कहता है कि उस नीले आवरण, यहाँ पे नीला आवरण का मतलब हो जाएगा बच्चों वस्त्र। तो हम लिख सकते हैं कि नीले वस्त्रों के बीच से श्रद्धा का कोमल आधा खुला हुआ शरीर ऐसे दिखाई दे रहा था मानो घने मेघ रूपी वनों के बीच में कोई गुलाबी रंग का बिजली का फूल खिला हो। यहाँ श्रद्धा के सौंदर्य का चित्रात्मक वर्णन किया गया। तो बच्चों मैं इतना आराम से इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप लोग अगर अपना नोट्स बना रहे हो तो आप इसमें इसको लिख सकते हो आसानी से। तो ये सारा हम लोगों ने इसका आंसर देख लिया। पहला आंसर हम लोगों ने देख लिया, दूसरा आंसर भी हम लोगों ने देख लिया, तीसरा आंसर भी देख लिया और हम लोगों ने यहाँ पे अपना चौथा आंसर भी देख लिया है। अब बच्चों यहाँ पे हमारा लास्ट और आखिरी प्रश्न है। चौथे प्रश्न का उपर्युक्त गद्यांश में कौन सा अलंकार है। तो बच्चों अगर आप लोगों ने अलंकार पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इसमें उपर्युक्त पद्यांश में मुख्य रूप से उत्प्रेक्षा अलंकार है। ओके, यहाँ पे जो शब्द के कारण साथ ही
मानवीकरण अलंकार भी होता है, लेकिन आप लोगों को अपने एग्जाम में उत्प्रेक्षा अलंकार ही लिखना है। आफ्टर डेट बच्चों यहाँ पे अथवा करके दिया गया है। सेम वैसे ही जैसे आप लोगों ने ऊपर देखा था पद्यांश, वैसे ही नीचे भी आप लोगों को एक पद्यांश और दिया गया, लेकिन इसको आपको लिखना नहीं है। दो में से कोई एक पद्यांश ही आपको अपने एग्जाम में लिखना है। तो अभी मैंने जो आपको अच्छे से समझाया है, अगर आपको वो आसान लगे तो आप उसको लिख सकते हैं, अगर आपको वो थोड़ा टफ लगता है तो आप नीचे वाला भी लिख सकते हैं, लेकिन दोनों आपको नहीं करके आना है अपने एग्जाम में। तो इसमें पूछा गया, आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन, है बंधे नर के करों में वारी विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांघ सकता नर सरित गिरी सिंधु एक समान। तो इतना पूरा आप लोगों को गद्यांश का एक पार्ट दिया गया है। ये सारे गद्यांश किसी पार्ट से आप लोगों को लेके दिया गया है। तो इसमें अब आपसे पूछ रहा है पार्ट के शीर्षक एवं कवि के नाम लिखिए। तो बच्चों, जिन बच्चों ने इसको पढ़ा होगा और अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन किया होगा उनको इसका आंसर पता होगा, और जो बच्चे नहीं पढ़ाई किए हैं उनको मैं आपको करेक्ट आंसर आपका इसका बता देती हूँ कि जो पाठ का शीर्षक है वो है अभिनव मनुष्य, और ये जो कवि के द्वारा लिखा गया है पद्य, ये पद्यांश पूरा वो है रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा ये पद्यांश लिखा गया है और पाठ का शीर्षक था अभिनव मनुष्य। उसके बाद यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न है वो है, आज के मनुष्य ने किस किस पर विजय प्राप्त कर ली है। तो इसका भी करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रही हूँ, और साथ ही साथ आप इसको अपने नोट्स में लिखते चलिएगा। तो मनुष्य ने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है। उसने पानी, बिजली, भाप और हवा के तापमान जैसे प्राकृतिक शक्तियों को अपने नियंत्रण में कर लिया। तो जितनी भी नेचुरल चीजें हैं वो सबका कंट्रोल आजकल मनुष्य के हाथ में है। ये रामधारी सिंह दिनकर अपने पद्यांश में बताना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न है वो है, किसके हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता उतरता है। तो इसका आंसर है मनुष्य, मतलब मनुष्य के हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता उतरता है। यहाँ पर चौथा प्रश्न है, सिंधु गिरी और सरिता को कौन लांघ सकता है। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा मनुष्य, क्योंकि जितना भी कंट्रोल है सब कुछ मनुष्य के हाथ में है। तो यहाँ पर जो भी है, जितने भी आंसर होंगे सब इसमें मनुष्य हो जाएगा, कि मनुष्य के हाथ में, मतलब कि जो सिंधु है, गिरी है और जो सरिता है वो उसको कौन लांघ सकता है। तो इसका जो आंसर करेक्ट होगा वो है मनुष्य। सिंधु मतलब होता है समुद्र, गिरी मतलब यहाँ पे जो बच्चों पूछा गया है सिंधु, गिरी और सरिता, तो ये जो सिंधु वर्ड आया है, सिंधु का मतलब होता है समुद्र, और जो गिरी वर्ड है इसका मतलब होता है पहाड़, और सरिता का मतलब होता है नदी। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है समुद्र, पहाड़ और नदी को कौन लांघ सकता है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा कि मनुष्य सिंधु, गिरी और सरिता को एक समान लांघ सकता है। और यहाँ पे अब हम लोग देख लेंगे इसका आखिरी प्रश्न जो भी है, उसमें पूछा गया है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो बच्चों, इस गद्यांश में सबसे पहले आप उस रेखांकित अंश को पढ़ लीजिए, जो यहाँ पे रेखा हुई पार्ट दिया गया है 2 लाइन, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि समझ में आए इसको कैसे एक्सप्लेन करना है। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। तो ये 2 लाइन दिया गया है जिसको अच्छे से व्याख्या करना है। तो इसको व्याख्या करने के लिए हम अपने एग्जाम में लिख सकते हैं, रेखांकित अंश का आशय है कि आज की दुनिया बहुत ही विचित्र और नई है, और मनुष्य ने हर जगह प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है। वह प्रकृति की शक्तियों को अपने वश में करने और उन पर शासन कर रहा है। तो ये जो 2 लाइन दिया गया है इसका ये करेक्ट रेखांकित व्याख्या हो जाएगा। जो रेखांकित अंश दिया गया उसका व्याख्या है, और आप इसको अपने एग्जाम में कुछ इसी तरीके से लिख सकते हैं। एंड आई होप जिन बच्चों का ये प्री बोर्ड का एग्जाम हो चुका है उनके लिए ये जो मैं सॉल्यूशन इसका बता रही हूँ, पूरा आंसर बता रही हूँ, उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और जो बच्चे, जिन बच्चों के स्कूल में भी प्री बोर्ड का एग्जाम नहीं हुआ है, एंड आई होप उन लोगों के लिए भी ये सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहे, और इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न उनके प्री बोर्ड में आ भी सकता है। क्योंकि ये वाला जो प्री बोर्ड मैं करा रही हूँ, प्री बोर्ड के सारे क्वेश्चन ये है क्लास 12 का, और ये जिस स्टेट का है वो है यूपी स्टेट का, मतलब उत्तर प्रदेश के यूपी बोर्ड के प्री बोर्ड में ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। और इसका कोड भी आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, 302 और BD। तो जो बच्चे लगातार यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं, आधे घंटे की वीडियो हो चुकी है, और पेशेंसली आराम से सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ रहे हैं, लेकिन अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो बच्चों यहाँ पे एक लाइक आप लोग तो कर ही सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपके क्लासमेट्स या फिर आपका कोई भी बेस्ट फ्रेंड
आपके साथ आपकी क्लास में पढ़ाई करता है तो आप उन तक इसको शेयर कर सकते हैं ताकि उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाए। और अगर वो अपना प्री बोर्ड का एग्ज़ाम दिए हैं तो वो भी अपने सारे आंसर लाइन टू लाइन मिला सकें, वो आंसर करेक्ट किए हैं या फिर रॉन्ग किए हैं। इस तरीके से आप अपना नंबर भी साथ ही साथ कैलकुलेट करते चल सकते हैं, क्योंकि जितने भी आंसर मैंने बताया वो करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से अगर आपको पता होगा कि आपने अपने एग्ज़ाम में प्री बोर्ड में जो भी करके आए हैं तो आपका कितना नंबर आपको मिल सकता है। इसके बाद हमारा है अगला प्रश्न, जिसमें पूछा गया है, आप लोगों का पूरा 4 प्रश्न कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग देखेंगे हमारा 5वां प्रश्न, जिसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। और अधिकतम शब्द सीमा बच्चों 80 है। तो यहाँ पे बच्चों आप लोगों को 3 लेखक के बारे में दिया गया है और जिनमें से आपको किसी एक लेखक के बारे में ही लिखना है। पहला है हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है हरिशंकर परसाई और तीसरा है एपीजे अब्दुल कलाम। तो बच्चों इनका जीवन परिचय आप लोगों को आपकी किताब में बहुत ही अच्छी तरीके से मिल जाएगा। और अगर आप जिनके बारे में आपको अच्छे से याद हो, आप उनके बारे में यहाँ पे अच्छे से लिख सकते हैं। तो इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि जीवन परिचय बहुत ही बड़ा हो जाता है। तो जिन बच्चों को इनमें से कोई भी आसान लगता है उनमें से किसी एक पर लिखना है, आपको तीनों नहीं लिखना है, एक लेखक के बारे में लिखना है जो आपको अच्छे से याद हो। चाहे आप यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में लिख सकते हो या फिर हरिशंकर परसाई के बारे में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, और तीसरा एपीजे अब्दुल कलाम है, तो इनके बारे में अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। आगे हम लोग हमारा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों। अब हमारा जो यहाँ पे प्रश्न खा है, 5वें का खा है, उसमें पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द है। तो यहाँ पे अब आप लोगों को कवि के बारे में आपसे पूछा गया और किसी एक कवि के बारे में आपको लिखना है। आप चाहे मैथिली शरण गुप्त के बारे में लिख सकते हैं या फिर सुमित्रा नंदन पंत या फिर महादेवी वर्मा। तो बच्चों ये सारे प्रश्न आप अपने बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इनमें से बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रश्न मैं करा रही हूँ आंसर इनके, ये सारे आपके प्री बोर्ड के हैं। उसके बाद यहाँ पे है बहादुर, आपका ये 5वां कंप्लीट हो गया। यहाँ पे अब हमारा जो 6वां प्रश्न है वो आप देख सकते हैं, जिनमें आपसे पूछा गया है, बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा आपकी 80 शब्दों को है और जिनमें आपको इसको कंप्लीट करने पर 5 नंबर मिलने वाले हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी, ये जो 2 आप लोगों को ऑप्शन दिया गया, ये कहानी है जिसमें आपको बहादुर और पंचलाइट पूछा गया और पूछा जा रहा है इस कहानी का उद्देश्य क्या था। तो बच्चों यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। बहादुर कहानी का उद्देश्य मानवीय सहानुभूति के महत्व को दर्शाना है, और जबकि पंचलाइट कहानी ग्रामीण समाज की रूढ़ियों और सामाजिक संरचना पर प्रकाश डालती है। आई होप जो बच्चे इसको अच्छे से पढ़े होंगे उनको ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा हिंट, बाकी जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो अपने टॉपिक को अच्छे से बुक में देख के याद कर सकते हैं। आगे बच्चों यहाँ पे है, अगर आपको बहादुर और पंचलाइट कहानी नहीं पढ़े थे अपनी किताब में तो आप लोगों के लिए दूसरा भी दिया गया है यहाँ पे अथवा करके, तो आप इसको इसमें से कोई एक भी करना है और कोई एक करने से आपको 5 नंबर मिलेगा। और आप दोनों भी कर लोगे फिर भी आपको 5 ही नंबर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे केवल आपको बोला गया है एक प्रश्न करने के लिए। तो यहाँ पे आपका जो दूसरा प्रश्न अथवा में है वो है, ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। इसकी भी अधिकतम शब्द सीमा 80 वर्ड की है। 80 शब्दों में आपको लिखना है ध्रुव यात्रा की जो भी सारांश था। अब यहाँ पे आपका 6वां प्रश्न कंप्लीट हो जाता है और 7वां प्रश्न जो है वो है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे बहुत सारे चरित्र चित्रण दिए गए हैं। तो बच्चों जो आपके डिस्ट्रिक्ट का हो, जिला का हो, वो आप अपने लिख सकते हैं। क्वेश्चन बैंक में दिया गया रहता है कि आप जिस जिला से बिलोंग करते हैं उस जिला का चरित्र चित्रण या फिर जो आपसे प्रश्न पूछा गया है खंड के बारे में, खंड काव्य आपको कौन सा याद करना रहता है आपको स्कूल में बताया गया होगा। तो आप जिस जिला से बिलोंग करते हैं उससे रिलेटेड आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, या फिर आपको जो भी इसमें से कोई एक याद हो आप उसको भी लिख सकते हैं। वीडियो पॉज करके आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और आप लोग इसको अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। ये जो आपको दिया गया है ये तो आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में पक्का ही रहता है कि आता है, और आपके प्री बोर्ड में भी आ गया, इसका मतलब आपको इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। अब हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। तो बच्चों अब हमारा यहाँ पे जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 8वां प्रश्न, तो 8वें प्रश्न में भी आप लोगों को का और खा करके 2 प्रश्न पूछे गए। आप यहाँ पे का भी देख सकते हैं और नीचे खा भी देख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे का को सॉल्व करने के लिए भी आपको अथवा करके दिया गया है कि आपको जब का प्रश्न सॉल्व करें तो अगर आपको
ऊपर वाला प्रश्न आ रहा है तो आप इसको ऊपर वाला करें, या फिर अथवा में दिया गया अथवा सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह सेम आपको खा में भी अथवा करके पूछा गया है और उनमें से किसी एक का ही सॉल्व करना है। तो बच्चों यहाँ पे आपको देख लेते हैं आप लोगों को क्या लिखना है। तो खंड खा, यहाँ से अभी तक जो हम लोगों ने देखा था यहाँ तक वो सारा था आपका खंड का, और यहाँ से अब हम लोग जो भी प्रश्न देखने वाले हैं प्रश्न 8 से, वो आपका है खंड खा। स्टार्टिंग में बच्चों आप लोगों को बता दिया गया था पूरा पेपर 2 भागों में डिवाइड है, जिसमें पहला था खंड का और दूसरा है हमारा खंड खा। तो यहाँ पे का में पूछा जा रहा है दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। संदर्भ के साथ इसको हिंदी में करना है। तो ये आपको संस्कृत में दिया गया है, इसको आपको हिंदी में व्याख्या करना है, पूरा हिंदी में अनुवाद करना है। इसमें आपको सबसे पहले पूछा गया है बच्चों, पहली लाइन आपकी जो संस्कृत में है वो है हिंदी संस्कृतांगल भाषासु अस्य समाना अधिकारः आसीत्। तो इसका बच्चों हिंदी में अगर आप लिखना चाहोगे तो इसको हिंदी बताने से पहले बच्चों मैं आपको इसका संदर्भ बता देती हूँ कि आप इसको संदर्भ में कैसे लिख सकते हैं। तो इसका संदर्भ आपको लिखने के लिए आप लिख सकते हैं प्रस्तुत गद्यांश पाठ पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महामाना मालवीय नामक पाठ से उद्धृत किया गया है। ओके, इतना आप लिख सकते हैं। और इसमें आप अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इस गद्यांश में महामाना मदन मोहन मालवीय ने हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं में समान अधिकार तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रयासों का वर्णन किया है। तो इसको आप लोग संदर्भ में लिख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसका हिंदी अनुवाद जो आपको संस्कृत में दिया गया है, इसका हिंदी मतलब क्या होता है अब हम लोग उसको देखेंगे। तो यहाँ पे बच्चों जो सबसे पहली लाइन है वो है हिंदी संस्कृतांगल भाषासु अस्य समाना अधिकार आसीत्। तो यहाँ पूर्ण विराम है, तो इतने तक का हम लोग सबसे पहले हिंदी मतलब देख लेते हैं। इसका हिंदी अनुवाद होगा उनका हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं पर समान अधिकार आसीत् मतलब था। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला लाइन है हिंदी हिंदू स्थाना मुत्याथनाय अयम निरंतरम प्रयत्नम करोत। तो इसका जो आपका हिंदी का अनुवाद हो जाएगा वो हो जाएगा उन्होंने हिंदू और हिंदुस्तान के उत्थान के लिए निरंतर प्रयास किया। प्रयत्नम करोत का मतलब हो जाएगा प्रयास किया। उसके बाद है शिक्षयो देशे समाजे चा नवीन प्रकाश उदेति। तो बच्चों यहाँ तक का हम लोग सबसे पहले देख लेंगे शिक्षा से ही देश और समाज में नया प्रकाश उदय होता है। अब यहाँ पे अतः श्री मालवीय वाराणसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संस्थापनम करोत। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे अतः श्री मालवीय ने वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इतना हो जाएगा। आफ्टर डेट यहाँ पे है अस्य मतलब इसके निर्माण अयम जनान धनम अयाचत जनाश्च महत्यस्मिन् ज्ञानज्ञ प्रभूतम धर्मस्य में प्रायच्छन् तेन निर्मयोत्यायम विशाला विश्वविद्यालय भारतीयाना दानशीलताया श्री मालवीयस्य यशसा च प्रतिमूर्तिरिव विभाति। तो यहाँ तक का जो पूरा एक पूर्व विराम कंप्लीट होता है, पूरा हम लोग यहाँ से देखेंगे। इसके निर्माण के लिए उन्होंने लोगों से धन मांगा और लोगों ने इस महान ज्ञान यज्ञ में उन्हें प्रचुर धन दिया, जिससे निर्मित या विशाल महाविद्यालय या फिर विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता और श्री मालवीय के यश की प्रतिमूर्ति के समान शोभित होता है। तो बच्चों इसको मैंने पूरा इसका संदर्भ बता दिया है अच्छे से, पूरा इसको हिंदी में एक्सप्लेन भी करके आप लोगों को समझा दिया है। उसके बाद हमारा अथवा करके है, इसको भी यहाँ पे आप लोगों को पूरा इसको अच्छे से पढ़ लेना और इसमें दिए गए पद्यांश पूरा पढ़ने के बाद इसमें भी संदर्भ और आपको हिंदी में करना है। तो इसको भी मैं आपको करके बता सकती हूँ। तो इसमें अगर आप इसका संदर्भ लिखना चाहेंगे नीचे वाले का जो आप अथवा है तो उसमें आप लिख सकते हैं प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत दिग्दर्शिका खंड में संकलित आत्मज्ञान एवं सर्वज्ञान नामक पाठ से उद्धृत किया गया है। यह अंश मूल रूप से
बहुदार्यक उपनिषद से लिया गया है, जहां ऋषि याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को आत्मज्ञान का महत्व समझा रहे हैं। तो ये हो गया इसका ससंदर्भ, और इसकी व्याख्या भी आप लोग अपने बुक से देख के पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बच्चों वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। इसका हिंदी में अनुवाद कराने में कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, यही लिए यहाँ पे मैं इसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, और जो भी आप लोगों को एक्सप्लेन करना रहेगा उसको मैं कर दूंगी, क्योंकि यहाँ पे बच्चों यहाँ पे कोई एक करना था तो मैंने कोई एक करके आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी जो आपको आसान लगी आप उसको अपने एग्जाम में कर सकते हैं। आफ्टर डैट यहाँ पे जो 8वां प्रश्न था उसका क हम लोगों ने देख लिया। अब हमारा जो ख है उसमें पूछा जा रहा है दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसके पहले हम लोगों ने जो देखा था वो हमारा गद्यांश था, और अब हम लोग जो देखेंगे वो हमारा पद्यांश है, वो भी 7 नंबर का था और ये भी 7 नंबर का ही है। उसको भी सॉल्व करने के लिए 2 क्वेश्चन दिया गया था अथवा करके, और यहाँ पर भी आपको 2 प्रश्न दिए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आपको दिया गया और दूसरा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको अथवा में भी दिया गया है। पहला है यहाँ पे भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाल भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। ये 2 लाइन दिया गया है, तो इसके पद्यांश आपको करना है। अगर आपको ये नहीं सही लग रहा है तो आप इसके नीचे वाला भी कर सकते हैं। तो सब बच्चों यहाँ पे आपका 40 मिनट कंप्लीट हो गया, और अगर कंटिन्यू आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख लिया और अभी तक लाइक नहीं किया तो सबसे पहले आप लोग एक वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हैं, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास, ताकि उनके लिए भी ये जितनी भी मैंने आंसर करा रही हूँ यहाँ पे उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो जाए। आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसके बारे में 9वां प्रश्न देखेंगे, क्योंकि इसके ऊपर वाला प्रश्न जो भी है बच्चों ये संस्कृत का मैंने एक करके दिखा दिया। सेम वैसे ही आपका जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सेम वैसे ही आपको संदर्भ करना है और इसको हिंदी में अनुवाद करना है। तो आई होप आप लोग उतना कर लेंगे। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे 9वां प्रश्न जो आपका है, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आप लोगों को यहाँ पे कुछ मुहावरा दिया गया है जिनके अर्थ आपको बताना है। तो सबसे पहला मुहावरा है अक्ल पर पर्दा पड़ना। तो बच्चों इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि समझ या बुद्धि का काम न करना। और अगर इसका आप वाक्य प्रयोग करना चाहते हैं तो आप वाक्य प्रयोग में लिख सकते हैं, परीक्षा के समय उसकी अक्ल पर पर्दा पड़ गया इसलिए वह आसान सवाल भी नहीं कर पाया। तो क्योंकि ये सारे जितने भी क्वेश्चन है बच्चों बहुत ही आसान है, अगर आप इसको अच्छे से एग्जाम में तैयारी किए रहे होंगे तो आप इनको सारे प्रश्न कर लिए होंगे। लेकिन अगर आपका पेपर खराब गया है, अगर आप लोगों ने याद करके गया था लेकिन फिर भी आपका पेपर अच्छा नहीं गया, तो ये मुहावरा आप लोग के ऊपर है कि अक्ल पर पर्दा पड़ जाना। उसके बाद यहाँ पे आपका दूसरा प्रश्न है कान भरना। तो बच्चे ये मुहावरे है, इसका अर्थ हो जाएगा किसी के विरुद्ध किसी के मन में गलत बातें डालना। आई होप ये सारी चीज़ें आप लोग याद किए होंगे। लेकिन अगर इसका आप लोगों को वाक्य प्रयोग करना है, अपने वाक्यों में प्रयोग करना है इन मुहावरों को, तो आप लिख सकते हैं उसके दोस्तों ने उसके पिता के कान भर दिए जिससे वह उससे नाराज हो गए। आफ्टर डेट यहाँ पे हमारा जो तीसरा प्रश्न है या फिर तीसरा मुहावरा है वो है खून खौलना। खून खौलना का अर्थ है बच्चों बहुत अधिक क्रोधित होना, और अगर हम इसको अपने वाक्य में प्रयोग करेंगे तो वो हो जाएगा अन्याय देखकर उसका खून खौल उठा। अब हमारा जो चौथा प्रश्न है वो है दाल में काला होना। तो इसका अर्थ हो जाएगा किसी काम में कुछ गड़बड़ या संदेह होना। अगर आप इसको वाक्य प्रयोग करना रहेगा तो आप कर सकते हैं, उनकी बातों से लग रहा था कि दाल में जरूर काला है। बच्चों यहाँ पे मैंने 4 प्रश्न आपको करके दिखा दिया है, लेकिन यहाँ पे आपको कोई एक अर्थ ही लिखकर वाक्य प्रयोग करना था। तो आपको जो याद रहे या फिर जो आसान लगे, मैंने आपको चारों बता दिया है, चारों में से जो आपको आसान लगे आप उसको अच्छे से अपने एग्जाम में कर सकते हैं। आगे फिर से पूछा है, यहाँ पे आपका प्रश्न 10 है, अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था कि गद्यांश दिया गया था और उसी गद्यांश में ही उसके आंसर छुपे थे जो नीचे प्रश्न पूछे गए थे। तो उसी तरह ये भी आप ये पूरा गद्यांश पढ़ लेना, और जो नीचे प्रश्न दिया गया है आई होप कि आप लोग इतना कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट रहेगा, जो मेरे को लगेगा कि आप नहीं कर सकते, उसको मैं आपको आंसर ज़रूर बताऊँगी। तब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो अभी आप लोगों ने पीछे देखा था गद्यांश उसी से रिलेटेड है, मतलब कि वो एक प्रश्न था। अगर आपको वो नहीं सही लगा था तो अथवा करके यहाँ पे दूसरा प्रश्न दिया गया, आप ये गद्यांश पढ़ सकते हैं और नीचे प्रश्नों के उत्तर जो पूछे गए हैं इसी गद्यांश में छिपे हुए हैं, आप उनको कर सकते हैं। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे हमारा अगला प्रश्न, क्योंकि इसमें सिर्फ गद्यांश में से आपको आंसर ढूंढना है।
जो कि बहुत ही आसान है। और इसको कैसे करना है स्टार्टिंग में मैंने आपको वीडियो में दिखा दिया था। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए, जो कि हमारा 11वां प्रश्न है। 11वां का जो का है का पहला प्रश्न है। यहाँ पे निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे आपसे बोला गया है मनोज और मनोज्ञ। तो मनोज और मनोज्ञ का जो सही अर्थ चयन है, इसको देखने के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से पहला है पक्षी और सुंदर, दूसरा है कामदेव और सुंदर, तीसरा है मनभावन और इंद्र, चौथा है आकाश और कामदेव। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा वो है मनभावन और इंद्र, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद यहाँ पे आपका दूसरा प्रश्न है स्वर्ण और सवर्ण। स्वर्ण और सवर्ण, इसका आपको सही अर्थ चयन करना है कि इसका हिंदी मतलब क्या हो सकता है। तो स्वर्ण का बच्चों सबको पता है कि सोना होता है। तो पहला ऑप्शन में आपको दिया गया है सोना और अच्छा रंग, दूसरे में दिया गया है सुनार और सोना, तीसरे में ऑप्शन में दिया गया है सोना और चांदी, चौथे ऑप्शन में दिया गया है सोना और उच्च जाति। तो बच्चों स्वर्ण का मतलब सबको पता है सोना होता है, लेकिन सवर्ण का मतलब होता है उच्च जाति। तो यहाँ पे आपका ये जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सोना और उच्च जाति। तो बच्चों यहाँ पे हमारा 11वें प्रश्न का था, उसका पहला और दूसरा 2 ऑप्शन थे। 2 क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया था, जो कि हम लोगों ने दोनों सॉल्व कर लिया है। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे हमारा यहाँ पे 11वें प्रश्न का यहाँ पे जो खा वाला प्रश्न है उसको देखेंगे। तो इसमें जो प्रश्न पूछा गया है वो है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 4 प्रश्न दिए गए हैं। तो बच्चों ये बहुत ही आसान प्रश्न है, क्योंकि आपको 4 प्रश्न दिए गए और 4 में से आपको कोई एक ही प्रश्न लिखना है अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में। और जो बच्चों प्री बोर्ड के एग्जाम दिए हैं उन लोगों को पता होगा कोई एक ही प्रश्न के 2 अर्थ लिखने हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपको दिया गया अर्क, दूसरा प्रश्न दिया गया है जड़, तीसरा प्रश्न है चपला, चौथा प्रश्न है मधु। आपको जो आंसर इसमें पता हो आपको वही लिखना है, लेकिन आपको 2 अर्थ अलग अलग बताना है। तो बच्चों यहाँ पे जो अर्क होता है इसके दो आंसर हो सकते हैं। पहला सूर्य भी होता है और इसको हम लोग मदार के नाम से जानते हैं। तो बच्चों अर्क एक अनेकार्थी शब्द है जिसका अर्थ सूर्य या मदार का पौधा होता है। अगर आपको ये आसान लगे तो आप ये लिख सकते हैं। दूसरा है जड़। तो बच्चों यहाँ का जो आंसर हो जाएगा जड़ का, इसको हम लोग मूर्ख भी बोलते हैं और पेड़ का जो मूल होता है उसे भी हम लोग जड़ बोलते हैं। तो बच्चों जड़ शब्द के 2 अर्थ हैं। एक अर्थ होता है मूर्ख व्यक्ति और दूसरा अर्थ होता है पेड़ का मूल भाग। तीसरा है यहाँ पे चपला। तो बच्चों चपला शब्द के भी 2 अर्थ होते हैं, जैसे कि बिजली जो चंचल होती है और स्त्री जिसे चंचलता से जोड़ा जाता है। यहाँ पे हमारा जो चौथा प्रश्न है मधु। तो बच्चों यहाँ पे मधु का भी 2 शब्द होता है। पहला होता है शहद मतलब कि मीठा रस, और दूसरा होता है शराब मतलब कि मादक पेय। अब बच्चों यहाँ पे हमारा जो 11वें का तीसरा प्रश्न है वो है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक ही सही शब्द का चयन करके लिखिए। तो यहाँ पे है जिसका कोई रक्षक ना हो, मतलब कोई सपोर्ट करने वाला ना हो। जैसे आपको सपोर्ट करने के लिए आपके पेरेंट्स होते हैं, माँ बाप होती हैं, वैसे जिसके आगे पीछे कोई ना हो तो उसे हम लोग बोल देते हैं अनाथ। उसी तरह बच्चों आपका जो दूसरा प्रश्न है वो है जो नष्ट होने वाला हो, जो कभी नष्ट हो सकता है उसे हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे हमारा स्क्रीन पे बच्चों आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न था जिसका कोई रक्षक ना हो मतलब अनाथ, और दूसरा प्रश्न है जो नष्ट होने वाला है वो है नश्वर। तो बच्चों ये सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं कितने कितने मार्क्स के हैं, साइड में सारे दिए गए हैं, आप वहां पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। यह आपका घ प्रश्न है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है आप लोगों को सही करने के लिए। 4 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनमें से आपको कोई 2 ही क्वेश्चन करना है। पहला है वह नदी को गया, तो ये गलत सेंटेंस है और आपको ये वाक्य सही करके लिखना है, शुद्ध करके लिखना है। तो बच्चों अगर आप इसको सही करके लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा वह नदी पर गया। ये सेंटेंस गलत है कि वह नदी को गया, तो वो हो जाता है वहां पे वह नदी पर गया। यहाँ पे दूसरा है राजा घोड़े में सवार हो गया। तो बच्चों ये प्रश्न भी यहाँ पे जो आपको दिया गया है ये वाक्य गलत है। यहाँ पे हो जाएगा राजा घोड़े पर सवार हो गया, तो मैं की जगह यहाँ पे पर हो जाएगा। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आपको जो तीसरा प्रश्न दिया गया है वो है उसे हानि लाभ की चिंता नहीं।
तो बच्चों यहाँ पे अगर आप इसका करेक्ट आंसर करना चाहेंगे तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य हो जाएगा, उसे लाभ हानि की चिंता नहीं, ना कि हानि लाभ रहेगा। इसी तरह बच्चों आपको यहाँ पे चौथा प्रश्न भी दिया गया है। अगर आप चौथा प्रश्न करना चाहते हैं तो आप उसको कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये बहुत सारे आंसर आपको बता दिया, तो यहाँ पे कोई 2 वाक्य करना है तो मैंने आपको 3 वाक्य करके बता दिया है। चौथा आप स्वयं से कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे अब आप देख सकते हैं हमारा इस पेपर का 12वां प्रश्न है, जिसमें का खा गा है और आपको इसमें तीनों करना है, का वाला भी, खा वाला भी और गा वाला भी। का में आपसे पूछा गया करुण रस के बारे में। अगर आपको करुण रस नहीं पता है, अथवा करके दिया गया है, आप यहाँ पे वियोग श्रृंगार के बारे में भी कर सकते हैं, जो कि ये 4 नंबर का रहेगा। उसके बाद आपसे अलंकार पूछा गया है। अगर आपको उपमा अलंकार पता है तो आप उपमा अलंकार भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें परिभाषा के साथ साथ आपको उदाहरण भी देना होगा। उपमा अगर आपको नहीं पता तो आप उत्प्रेक्षा अलंकार कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दोहा, छंद और सोरठा के बारे में पूछा गया है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें पता है, दोहा छंद के बारे में और सोरठा छंद के बारे में बोला गया है, अगर आपको इसमें से कोई एक याद है तो आपको ये एक भी कर सकते हैं। अब हमारा यहाँ पे तीसरा प्रश्न है, यहाँ पे आपको पत्र लिखना है। तो बच्चों पत्र लिखना सबको आता है एंड आई होप आप लोगों ने इसको अपने एग्जाम में किया होगा। अगर आपको पत्र लिखना आता है तो इसके लिए आपको एग्जाम में 6 नंबर मिल सकते हैं। पहला इसमें पूछा है, पहला पत्र आपको लिखना है, अपना कुटीर उद्योग प्रारंभ करने के लिए ऋण प्राप्त करने हेतु बैंक के अधिकारी को पत्र लिखे, जिसमें आपको लोन लेना है बैंक से। इसके लिए आपको यहाँ पे पत्र लिख के बैंक में जमा करना है। अगर आपको इसको नहीं करना है तो आप इसको इसमें अथवा करके दूसरा प्रश्न दिया गया है। दूसरे पत्र है आप लोगों के लिए, अपने गांव अथवा नगर के प्रदूषण को समाप्त करने के लिए उचित अधिकारी को पत्र लिखिए। अगर आपके नगर में या फिर आपके गांव में बहुत ज़्यादा गंदगी है, प्रदूषण है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका गांव साफ सुथरा रहे तो इसके लिए भी आप पत्र लिख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों के लिए बहुत ही आसान होगा, इसको मुझे बताने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों अब इस पेपर का, मॉडल पेपर का, प्री बोर्ड का हिंदी का जो हम लोग अभी तक देख रहे थे, इसका सबसे लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं, जो कि है प्रश्न 14। 14 प्रश्न टोटल इसमें थे और सारे हम लोगों ने एक एक करके सॉल्व कर लिया है, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम, जैसे कि इसमें बहुत ज़्यादा समय लग गया है, 40-45 मिनट का समय उससे ज़्यादा ही लग गया है। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे इस सब्जेक्ट का लास्ट प्रश्न, जिसमें जो कि आपका 9 नंबर का है और इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए, जो कि 9 नंबर का है। यहाँ पे आप लोगों को निबंध लिखने के लिए 5 निबंध दिया गया है। ऑप्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको इसमें से कोई एक करना है। जैसे कि पहला है आपका बाढ़ की समस्या, कारण और निवारण लिखिए। दूसरा है पर्यावरण असंतुलन का मानव जीवन पर प्रभाव। तीसरा है भारतीय कृषक जीवन की त्रासदी। चौथा है नई शिक्षा नीति से विकास की संभावनाएं। और 5वां है यहाँ पे नारी शिक्षा की दिशा एवं दशा के बारे में। तो आपको जो आसान लगे आप उसको कर सकते हैं। तो आज हम लोग आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। तो बच्चों अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड ऐसी और अमेजिंग वीडियोज़ के लिए एंड डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।